बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कल हमने स्टार्ट किया था इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 और उसका पार्ट 1 कंप्लीट किया था, जिसमें हमने 3 सेक्शन पढ़े थे, सेक्शन 9, 10 और 11। जिसमें सेक्शन 9 टैक्सेबल इनकम को डील कर रहा था और सेक्शन 10 जो है वो टोटल इनकम को डील कर रहा था और सेक्शन 11 जो था वो हेड ऑफ इनकम को डील कर रहा था। तो वो तो कल हमने देख लिया था डिटेल में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट 2 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस चैप्टर नंबर 3 का, ठीक है। और इस पार्ट का नाम जो है वो है हेड ऑफ इनकम, इनकम फ्रॉम सैलरी। ये स्टार्ट होता है सेक्शन 12 से और एंड होता है सेक्शन 14 पे। तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन 12 से। सेक्शन 12 जो है ये डील करता है सैलरी को। तो चले हम बिस्मिल्लाह करते हैं, सैलरी को देखते हैं कि इनकम टैक्स सैलरी किसको कहते हैं। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूँगा कि सैलरी नॉर्मली किसी और सब्जेक्ट में या कहीं और पे उसको किसी और तरह से भी डिफ़ाइन किया जाता है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की अपनी लैंग्वेज समझे, यहाँ पर जो चीज़ जिन चीज़ों को जो जैसे डिफाइन करेगा आपने उसको ऐसा ही कंसिडर करना है, ठीक है। हो सकता है कि सैलरी की डेफिनेशन कहीं पे कुछ और हो, मिसाल दे रहा हूँ, तो आपने वो वाली डेफिनेशन अप्लाई नहीं करनी। आपने डेफिनेशन यहाँ पे जो कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जिस तरह उसको डिफाइन कर रहा है उसको ऐसे ही कंसिडर किया जाएगा। तो चलें, सबसे पहले ये कहता है कि एनी सैलरी रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉई इन अ टैक्स ईयर other than salary that is exempt from tax under this ordinance shall be chargeable to tax in that year under the head salary। वो कहता है कोई भी एम्प्लॉई वो अगर किसी भी एम्प्लॉयर से उसको काम के बदले में कोई मुआवजा मिलता है तो वो उसकी सैलरी है, ठीक है। लेकिन वो कहता है कि जो कि एग्जेम्प्ट सैलरी है वो इसमें नहीं आएगी, अदर देन एग्जेम्प्ट, ठीक है। तो आपकी जो भी इनकम सैलरी से आ रही है वो सैलरी कंसिडर की जाएगी, लेकिन अदर देन एग्जेम्प्ट। आपको कैसे पता चलेगा एग्जेम्प्ट? तो ये आपको इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में ही इस सैलरी के पोर्शन में और कुछ शेड्यूल हैं या स्केड्यूल हैं उनसे पता चल सकता है। तो वो जब आगे आगे आएंगे तो हम उसको देखेंगे। और नेक्स्ट जो है, सैलरी मीन्स एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉई फ्रॉम एनी एम्प्लॉयमेंट वेदर ऑफ रेवेन्यू और कैपिटल नेचर इंक्लूडिंग, ठीक है, एनी पे, वेजेस और अदर रेम्यूनरेशन provided to an employee including leave pay, payment in lieu of leave, overtime payment, bonus, commission, gratuity or work condition supplement such as for unpleasant or dangerous working condition। अच्छा, वो यहाँ पे डिफाइन कर रहा है कि सैलरी जो है आपने कोई भी अमाउंट रिसीव की है बाय एन एम्प्लॉय फ्रॉम एनी एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अच्छा, सैलरी जो भी होगी ना उसको हम तब कंसिडर करेंगे जब एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर के दरम्यान में एम्प्लॉयमेंट का रिलेशन हो, ठीक है। जब तक रिलेशन नहीं होगा तो हम उसको सैलरी नहीं कंसिडर करेंगे, इस बात को याद रखना है, ठीक है। और मिसाल के तौर पे अगर कोई बंदा है उसने कहीं पे जॉब स्टार्ट कर ली है, ठीक है, उसकी प्रॉपर अपॉइंटमेंट हुई है, तो उसको जो एट द एंड ऑफ मंथ जो भी वो उसको इनकम मिल रही है वो उसकी क्या होगी? सैलरी होगी। लेकिन शर्त ये है कि उसने वहाँ पे टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट साइन किया हो या प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ हो या जो है मतलब उनमें एक एग्रीमेंट एग्जिस्ट कर रहा हो ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान और एम्प्लॉय के दरमियान कि ये हमारा एम्प्लॉय है और ये यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट कर रहा है। जैसे हमारा कॉल लेटर वगैरह स्टार्ट में होता है। अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल दूँ कि कोई भी ऐसा बंदा जो पे विजिटिंग पे किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा है, ठीक है, तो उसकी जो सैलरी होगी क्या वो
सैलरी में कंसिडर किया जाएगा? तो नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि उनके दरमियान उसको तो बस वो जब आएगा अपना क्लास लेगा, उस क्लास के उसको पर क्लास के हिसाब से उसको क्या मिलेगा, उसका उसके जो है पेमेंट मिलेगी, उसकी कोई प्रॉपर वो नहीं होगी। जितनी क्लासेस लेगा, जितने दिन आएगा, तो इसके दरमियान जो है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयमेंट वाला रिलेशनशिप नहीं है। तो उस तरह की इनकम को हम सैलरी में नहीं कंसिडर करेंगे। ठीक है, ये बात यहाँ से क्लियर हो गई। बाकी जो है यहाँ पे हमने देखा कि एनी पे, वेजेस और अदर रेम्यूनरेशन टू एन एम्प्लॉई including leave pay, payment in lieu of leave, overtime payment, bonus, commission, fees, gratuity और वर्क कंडीशन सप्लीमेंट, ये सारी चीज़ें भी सैलरी में आ जाती हैं। अच्छा, बाकी तो सारी चीज़ों से आप लोग जो है वाकिफ़ होंगे, लेकिन ये जो वर्क कंडीशन सप्लीमेंट है, मैं थोड़ा सा इसको डिफाइन कर दूं। ये एक ऐसी कंडीशन होती है कि अगर आपके काम का जो नेचर है वो आपकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, लाइक आप किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम कर रहे हो या किसी टोबैको कंपनी में, जहाँ पे आपके टोबैको कंपनी में किसी ऐसी जगह पे काम कर रहे हो जहाँ पे उनका वेयर हाउस वगैरह है, और उससे जो है आपकी हेल्थ जो है उसको डैमेज हो रहा है, उसके इफेक्ट पड़ रहे हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है आपकी लाइफ पर, आपकी हेल्थ पर। तो उसके अगेंस्ट आपको जो पेमेंट मिलती है, जो कंसिडरेशन मिलती है, उसको कहते हैं वर्क कंडीशन सप्लीमेंट। ठीक है, और वो जो पेमेंट आपको मिलती है वो भी सैलरी में आएगी और टैक्सेबल होगी। ठीक है। अच्छा, फिर बी में कहता है एनी परक्विजिट वेदर कन्वर्टेबल टू मनी आर नॉट। ठीक है, परक्विजिट उर्दू में हम मुराद को कहते हैं। ठीक है, आपको कोई भी चीज़ जो कि आपकी कहीं पे एम्प्लॉयमेंट है और वहाँ से आपको मिल जाए, जैसे मिस परक्विजिट में आप ये चीज़ें ला सकते हो कि गाड़ी हो गई, गार्डनर वगैरह हो गए, घर हो गया, इस तरह की चीज़ें जितनी भी आपको प्रोवाइड की गई हैं, तो उसकी जितनी भी वैल्यू है वो भी आपकी सैलरी में शामिल होगी। इवन आपके जो स्टाफ है ना, मिसाल के तौर पे मैंने कहा कि आपका गार्डनर माली जो होता है, अगर आपको घर दिया है उसका जो रेंट बनता है उसके हिसाब से, और माली की जितनी सैलरी है वो भी आपकी सैलरी में कंसिडर की जाएगी। ठीक है, बाकी इसको हम फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको टच दे दूँ कि परक्विजिट क्या होता है। ठीक है, किसी तरह के भी फ़ायदे मराद जो भी आपको उस एम्प्लॉयमेंट से मिल रहे हैं जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, तो परक्विजिट कहलाएगा, और परक्विजिट की जो अमाउंट है वो आपकी सैलरी में शामिल होगी, लेकिन उसके टैक्स ट्रीटमेंट और उसकी कैलकुलेशन की ट्रीटमेंट थोड़ी सी डिफरेंट है, वो हम नेक्स्ट सेक्शन में डिटेल के साथ पढ़ेंगे। अच्छा, द अमाउंट ऑफ एनी अलाउंस प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉयर to an employee including cost of living, subsistence, rent, utilities, education, entertainment or travel allowance, but shall not include any allowance solely expended in the performance of the employee duties of the employment। अच्छा, वो कहता है कि जो अमाउंट आपको किसी तरह भी, कोई भी अलाउंस आपको मिला है आपके एम्प्लॉयर की तरफ से, आपकी कंपनी की तरफ से जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, वो जिसमें ये शामिल है कॉस्ट ऑफ लिविंग, रेंट, यूटिलिटीज, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट और ट्रैवल अलाउंस, बट शेल नॉट इंक्लूड एनी अलाउंस सोनली एक्सपेंडेड। अच्छा, ये जो जितनी ऊपर ये जो मैंने अलाउंसेस काउंट की है, ये सारी कह रहा है इसको भी आपने प्लस करके ऐड करना है अपनी सैलरी में, और वो टैक्सेबल होंगी। ठीक है। अच्छा, फिर कहता है कि वो जो आपकी अपनी परफॉर्मेंस की वजह से आपको अगर सालाना या कहीं रेगुलर बेस पे नहीं मिलता, जो कि आपने कोई ख़ास परफॉर्मेंस पेश की हो, लाइक अगर आप सेल के बिजनेस में थे या किसी और एम्प्लॉयमेंट में थे या किसी और एम्प्लॉयमेंट में थे, और आपने जो है एक्स्ट्रा कोई परफॉर्मेंस दिखाई, उसके बिना पर आपको जो पेमेंट मिलेगी या जो अलाउंस मिलेगा, तो वो चीज़ उसमें शामिल नहीं होगी। ठीक है, ये इस बात की वजाहत कर रहा हूँ कि इन द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉइज ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो उसने इस तरह का अगर कोई काम किया है तो वो आपके
उसमें नहीं आएगा, सैलरी में ऐड नहीं होगा। उसके अलावा जितने भी ऊपर के अलाउंस हमने देखे ये सारे आपकी सैलरी में काउंट होंगे, ठीक है। अच्छा, फिर वो मजीद इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। Explanation for the removal of doubts, it is clarified that the allowance solely expended in the performance of employees duty does not include, ठीक है। अच्छा, अब वो कहता है ये जो solely उसके अपने जो परफॉर्मेंस है वो ये चीजें उसमें इंक्लूड नहीं है। क्या क्या नहीं है? नंबर 1, allowance which is paid in monthly salary on fixed basis or percentage of a salary। वही बात मैंने कहा ताकि ना कि वो कोई फिक्स बेस पे नहीं होगी, उसने अगर कहीं पे कोई स्पेशल परफॉर्मेंस दिखाई और उस पर वो मिल गया हो। अगर वो फिक्स बेस पर है तो वो उसमें काउंट नहीं होंगी, वो फिर जो है उसमें शामिल होंगी और उसको हम फिर शामिल करेंगे सैलरी में, ठीक है। अलाउंस विच इज नॉट होली एक्सक्लूसिवली नेसेसरली और एक्चुअली स्पेंट ऑन द बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉयर, ठीक है। वो वाला अलाउंस जो कि सारा का सारा एक्सक्लूसिवली और नेसेसरली और एक्चुअली स्पेंट ऑन द बिहाफ, जो कि आपने एम्प्लॉयर के बिहाफ पे वो जो अलाउंस जो है आपने स्पेंड ना किया हो, ठीक है। अलाउंस विच इज़ नॉट होल्डी एक्सक्लूसिवली नेसेसरली और एक्चुअली स्पेंट ऑन द बिहाफ ऑफ एम्प्लॉयर, अगर आपने वो अलाउंस अपने उस एम्प्लॉयर के बिहाफ पे स्पेंड नहीं किया तो वो भी उसमें नहीं आएगा, ठीक है। बाकी जो है जो भी आपको जो चीज़ मिलेगी वो सारी की सारी उसमें इंक्लूड होगी। अच्छा जी, द अमाउंट ऑफ एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय एन एम्प्लॉय दैट इज पेड और रीइंबर्स्ड by the employer other than expenditure incurred on behalf of the employer in the performance of the employee's duties, ठीक है। ये भी वही बात करें, the amount of any expenditure incurred by an employee that is paid or reimbursed by the employer other than expenditure incurred on the behalf of employer in the performance of the employee's duties of the employment। अच्छा, यहाँ पे ये क्या बात करना चाह रहा है? देखो, वो कह रहा है कि वो अमाउंट जो कि आपने उससे कोई एक्सपेंडिचर किए, किसने किए? आपने, या जो भी एम्प्लॉय था उसने किए, दैट इज पेड और रीइंबर्स, और फिर वो आपको बाद में आपके एम्प्लॉयर ने वापस भी कर दिए। पहले आपने एक्सपेंस किया, वो फिर किसके लिए किया? एम्प्लॉयर के लिए, ठीक है। जाहिर है आपने बिजनेस अपने सैलरी में, मिसाल के तौर पे अगर आप परचेजिंग का काम कर रहे थे और वहाँ पे जो है कोई चीज़ आपको अचानक से लेनी पड़ी जिसकी पहले से वो नहीं थी, उसके पैसे आपने जेब से दे दिए, बाद में आपको एम्प्लॉयर ने वापस कर दिए। other than expenditure incur on the behalf of employer the performance of employees duties of the employment, ठीक है। वो चीज़ें जो कि आपने अदर देन वो की है, मतलब बिजनेस पर्पस या सैलरी के अलावा जो काम जो आपका रीइंबर्स नहीं हुए और आपने कोई इस तरह की एक्सपेंडिचर की है ऑन द बिहाफ ऑफ एम्प्लॉयर इन द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉइज ड्यूटीज ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। आपकी जो ड्यूटीज थी, जो परफॉर्मेंस थी उसमें, तो वो सारी चीज़ें, द अमाउंट ऑफ एनी प्रॉफिट इन लीव आर इन एडिशन टू सैलरी और वेजेस इंक्लूडिंग एनी अमाउंट रिसीव, ठीक है। फिर कहते हैं द अमाउंट ऑफ एनी प्रॉफिट इन लीव ऑफ इन एडिशन टू सैलरी, अगर आपने कोई सैलरी या वेजेस या इंक्लूडिंग एनी अमाउंट आपने कोई भी प्रॉफिट उस पर रिसीव किया एज consideration for a person agreement to enter into an employment relationship, ठीक है। या वही बात बता रहा है जो मैंने स्टार्ट में भी बताई थी कि आपका जो है एम्प्लॉयमेंट का रिलेशनशिप ज़रूरी है किसी भी उसके लिए सैलरी में शामिल होने के लिए, ठीक है। फिर कहता है एज अ कंसिडरेशन फॉर एन एम्प्लॉयज एग्रीमेंट टू एनी कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट और एनी चेंजेस टू द एम्प्लॉयज कंडीशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। वो अमाउंट जो कि आपने कोई भी एग्रीमेंट किया था, एनी कंडीशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट और एनी चेंजेस, और उस कंडीशन में जो है आपको जो है कोई चेंजेस की गए, उसके बिना पर आपका जो है जॉब नेचर चेंज हुआ या जो भी हुआ इस तरह का, तो आपको उसके बदले में भी जो पेमेंट मिलेगी वो भी क्या कंसिडर की जाएगी, वो भी सैलरी में काउंट की जाएगी। अच्छा, फिर कहते हैं ऑन टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, वेदर पेड वॉलेंटियरली और
under an agreement including any compensation for residency or loss of employment and golden handshake payments। अच्छा, वो कहता है आप मिसाल के तौर पे आपने कोई 10-20 साल जो है किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया और किसी भी वजह से उन्होंने आपको वहाँ से निकाल दिया या कंपनी वो ख़त्म कर रहे हैं या उनकी कोई ऐसी पॉलिसी आ गई, तो वह कहते हैं कि भाई आपको हम गोल्डन हैंड शेक देते हैं। गोल्डन हैंड शेक मतलब कि आप जो है लमसम को कोई अमाउंट दे देते हैं, ठीक है, आप ये लें और बस जो है आपकी यहाँ से जॉब ख़त्म और यहाँ पे जो है यहाँ से आपका एम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो जाएगी। तो वो जो अमाउंट आपको लमसम मिल रही है ना, वो भी आपकी उस ईयर की सैलरी में आएगी, ठीक है। ये बात याद रखनी है कि जो आपकी टर्मिनेशन है आपको जो लमसम अमाउंट मिलती है जिसको गोल्डन हैंडशेक कहते हैं, वो वाली अमाउंट भी क्या होगी आपकी सैलरी में आएगी। क्योंकि वो बड़ी अमाउंट होती है तो उस पर टैक्स भी ठीक ठाक बनता है, लेकिन उसकी ट्रीटमेंट हम इस चैप्टर के इसी लेक्चर के एंड में देखेंगे कि उसमें कैसे होता है। लेकिन यहाँ तक इतना समझ लें कि सैलरी में क्या क्या चीज़ें आती हैं, ठीक है। फिर कहते हैं फ्रॉम अ प्रोविडेंट or other fund to the extent to which the amount is not repayment of contribution made by the employee to the fund in respect of which the employee was not entitled to a deduction, ठीक है। From a provident or other fund to the extent to which the amount is not a repayment of contribution made by the employee to the fund of which the employee was not entitled to deduction, and as a consideration for an employee agreement to restrictive covenant in respect of any past, present or prospective employment, ठीक है। यहाँ पे जो है फ्रॉम प्रोविडेंट फंड में अगर उसने कोई वो किया था और वो जो है मतलब उसने कोई कंट्रीब्यूशन की थी और वो अमाउंट जो है उसने फिर जो बन रही थी वो उसने देखा टू द एक्सटेंट टू विच द अमाउंट इज नॉट अ रीपेमेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन, ठीक है। वो जो उसको रीपेमेंट करनी थी उस कंट्रीब्यूशन में बाय द एम्प्लॉय टू द फंड इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द एम्प्लॉय वाज नॉट एंटाइटल्ड टू अ डिडक्शन, और उसने जो है उसको कोई डिडक्शन उस पर बनती नहीं थी, और एज अ कंसिडरेशन वो जो उसने कंट्रीब्यूशन की है वो भी आपकी सैलरी में आएगी। एज अ कंसिडरेशन फॉर एन एम्प्लॉई एग्रीमेंट टू अ रिस्ट्रिक्टिव covenant in respect of any past, present or prospective employment, ठीक है। वो कहता है अगर आपने मिसाल के तौर पे कहीं पीछे एक कंपनी में जॉब कर रहे थे, फिर आपने वहाँ से छोड़ दी दूसरे और फिर तीसरे में, तो आपको जो पास्ट एम्प्लॉयमेंट से कोई भी कंसिडरेशन मिल रही है तो वो भी आपकी सैलरी इनकम में काउंट की जाएगी, ठीक है। अच्छा, फिर कहता है any pension or annuity or any supplement to a pension or annuity, अच्छा ये चीज़ें भी आपकी सैलरी में शामिल होंगी, ठीक है। कोई भी पेंशन या एन्युटी और एनी सप्लीमेंट टू अ पेंशन और एन्युटी और एनी अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स एज सैलरी अंडर सेक्शन 14, ये भी जो है आपकी उसमें शामिल होगी सैलरी के हेड में। Where an employer agrees to pay the tax chargeable to an employee's salary, the amount of the employee's income chargeable under the head salary shall be grossed up by the amount of tax payable by the employer, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या बात कर रहा है, where an employer agrees to pay the tax chargeable, अगर आपका कंपनी FBR के साथ एग्री है कि वो आपके जो है टैक्सेस खुद जमा करवाएगी, तो आपकी जो भी आपकी वो होगी ना सैलरी होगी आपको पता ही नहीं होगा, और वो आपसे काट के खुद ही आपके उस पर एक FTN नंबर होता है उसके अगेंस्ट वो जमा करवा देंगी। आपकी जो भी आपकी जो वो है एम्प्लॉयर है, मिसाल के तौर पे आप किसी कंपनी XYZ में काम कर रहे हो और आपकी हर महीने एक फिक्स सैलरी है जो कि आपको आती है, ठीक है। और वो सैलरी जो है उसमें जो है कुछ जो है अमाउंट जो है वो आपसे फिक्स्ड अमाउंट जो कि आपके फाइनेंस डिपार्टमेंट होते हैं उनको पता है, वो डिडक्ट कर लेते हैं, ठीक है। डिडक्ट करके
और वो आपके FTN नंबर होता है उसके अगेंस्ट वहाँ पे जमा कर लेता है। हर साल वो आपसे काटते हैं और एंड पे जो है वो उसको जमा करवा लेते हैं, तो वो आपको पता ही नहीं होता और आपका इनकम टैक्स काट के और वहाँ पे जमा भी हो जाता है। ठीक है, जो कि फिर आपका एंड ऑफ द ईयर, हाँ एंड ऑफ द ईयर जो है फाइनेंशियल ईयर के एंड पे आप जो रिटर्न जमा करवाते हो तो उसमें आप ये सारी चीज़ें बताते हो कि मेरी एनुअल इनकम जो है वो इतनी थी और इस पे जो टैक्स बन रहा था वो इतना था, और ये और मेरे जो एसेट्स हैं, मेरा बैंक बैलेंस, जितनी सारी चीज़ें हम उस रिटर्न में शो करवाते हैं। ठीक है, अच्छा जी, फिर कहता है फॉर द पर्पस no deduction shall be allowed for any expenditure incurred by an employee in deriving amount chargeable tax under the heading। अच्छा हाँ, बाकी कुछ हेड्स हैं जिनमें हम देख सकते हैं कि डिडक्शन अलाउ होंगी, लेकिन सैलरी के केस में डिडक्शन नहीं अलाउ। और इस बात को याद रखना है, अगर MCQs या इस तरह का कोई भी ब्लैंक या कोई क्वेश्चन आ जाए कहीं पे, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर सैलरी में आपको 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 आप कोई डिडक्शन कर रहे हैं तो वो डिडक्शन आपको अलाउ नहीं होती। ठीक है, अच्छा, फॉर द पर्पस ऑफ दिस ऑर्डिनेंस an amount or perquisite shall be treated as received by an employee from any employment regardless of whether the amount or perquisite is paid or provided। ठीक है, वो कहता है कि perquisite की जहाँ तक की बात है तो वो जो है अगर आपको जिस भी फॉर्म में प्रोवाइड किया जाए या पेड, वो कैश की फॉर्म में हो या आपको काइंड की फॉर्म में हो। ठीक है, लाइक अगर वो आपको कोई अलाउंस दे रहे हैं, मंथली लिविंग अलाउंस दे रहे हैं या कोई और अलाउंस दे रहे हैं, तो वो कैश की फॉर्म, पेड की फॉर्म में आ जाएगा। प्रोवाइडेड का मतलब ये है कि आपको अगर कोई गाड़ी प्रोवाइड की है, कोई घर में जो है सर्विस मैन प्रोवाइड किए हैं, लाइक गार्डनर हो गया, कुकिंग के लिए कोई कोई पर्सन दे दिया है, या इस तरह की जितने भी चीज़ें आपको दी हैं, जितनी भी आपको बेनिफिट्स दिए हैं, वो सारी उसमें आएगी। फिर कहता है बाय द employer an associate of the employer or by a third party under an arrangement with the employer or an associate of the employer। ठीक है, ये क्या हो सकता है, ये अब उस जो आपके परक्विजिट है उसको बता रहा है कि वो क्या कैसे कैसे हो सकते हैं, जो कि मैंने आपको डायरेक्टली ही स्टार्ट में बता दिया, लेकिन यहाँ पे भी देख लेते हैं। बाय द एम्प्लॉयर, ठीक है, एम्प्लॉइज एम्प्लॉयर एंड एसोसिएट ऑफ एम्प्लॉयर। अच्छा, एसोसिएट को समझना भी यहाँ पे थोड़ा सा ज़रूरी है, अक्सर इस पर भी ब्लैंक्स आ जाता है। एसोसिएट में क्या क्या चीज़ें शामिल हो सकती है, मैं थोड़ा सा आपको वो बता दूँ। मेंबर ऑफ एओपी, अच्छा कल मैंने एओपी की बात की थी, मैं ये बताना भूल गया था कि एओपी क्या है। हमारा जितना भी इनकम टैक्स है ये 3 तरह के लोगों पे लगता है। ठीक है, सबसे पहले किस पे लगेगा, इंडिविजुअल पे। ठीक है, दूसरा क्या होगा, एओपी होगा, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, जिसको हम आम अल्फाज में पार्टनरशिप कहते हैं, और ये जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है वो उसको कहता है एओपी। ठीक है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। और तीसरा जो है वो है कंपनी। इसमें सारी चीज़ें जो हैं इन तीनों के लिए हर एक सेक्शन में मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि इंडिविजुअल के लिए जो है कंडीशन डिफरेंट होती है, एओपी के लिए डिफरेंट होती है, और कंपनी के लिए डिफरेंट होती है, या ऐसा भी होता है कि एओपी और इंडिविजुअल के लिए सेम होती है और कंपनी के लिए डिफरेंट होती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। और अगर आप जो है इस तरह के जितने भी और साथ साथ इस तरह की चीज़ें आएंगी जो कि मैं समझता हूँ कि ज़रूरी है, तो मैं आपको साथ साथ बताऊँगा कि ये चीज़ क्या है और ये इनकम टैक्स में इसके क्या मानी है, क्या मतलब रखता है। ठीक है, अच्छा, फिर कहता है by the employees employer and associate of the employer or by third party under an arrangement whether the employer or an associate of the employed by a past employer or prospective employer or to employee or to an associate of the employee or third party under an agreement with the employee or an associate of the employee। ठीक है, कहता है परक्विजिट को देखो, ये उसकी ट्रीटमेंट बता रहा है। एनी एन अमाउंट ऑफ परक्विजिट शैल बी ट्रीटेड एज रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉई
फ्रॉम एनी एम्प्लॉयमेंट रिगार्डलेस ऑफ वेदर द अमाउंट ऑफ परक्विजिट इज पेड आर प्रोवाइडेड। किसके ये पेड आर प्रोवाइड आपको कौन करेगा, ठीक है, बाय द एम्प्लॉयज एम्प्लॉयर, ठीक है, जो फर्स्ट पॉइंट बता रहा है, जो आपका एम्प्लॉई है, जो हम जहाँ पे एम्प्लॉयज़ हैं, तो हमारा जो एम्प्लॉयर होगा, जो हमारे एम्प्लॉयर को वैसे कंपनी को बोलते हैं, जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए थोड़ा सा इसको बता दूं, एम्प्लॉयर जो है वो कंपनी को बोलते हैं, और या जहाँ पे आप काम करते हैं उसको वो जो आपको सैलरी देते हैं वो आपका एम्प्लॉयर कहलाता है। जो लोग वहाँ पे काम करते हैं वो उनको एम्प्लॉय कहते हैं, और इन दोनों के दरमियान जो रिलेशन होता है उसको हम कहते हैं एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो वो कहता है आपको ये परक्विजिट या तो आपके एम्प्लॉयर ने दिया हो, या एसोसिएट ऑफ द एम्प्लॉयर ने दिया हो, या थर्ड पार्टी जो कि अरेंजमेंट की हो आपके एम्प्लॉयर या एसोसिएट ने मिल के, ठीक है, ठीक है। समटाइम ऐसा होता है ना कि एक जो है एसोसिएट कंपनी कहती है ये मेरा एसोसिएट है, ठीक है, और एसोसिएट जो है वो आपको जो है ये सारी चीज़ें दे देगा, तो वो भी आपकी फिर सैलरी में शामिल होंगी। अच्छा, एसोसिएट जो है, मैं थोड़ा सा इसको बता रहा था, लेकिन वो बात भी एओपी की बीच में आ गई, तो मैं आपको बता दूं एसोसिएट में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। मेंबर ऑफ एओपी, ठीक है, यानी कि पार्टनर्स जितने भी है पार्टनरशिप में, ठीक है, अगर एक बिजनेस है उसमें पार्टनर्स हैं, वो सारे उनमें से अगर आपको कोई वो ये चीज़ प्रोवाइड करता है तो वो भी इसमें आएगा। फिर कहता है रिलेटिव्स, रिलेटिव्स भी एसोसिएट्स में आ जाते हैं। कंपनी शेयर होल्डर 50%, अच्छा ये बात ध्यान में रखनी है कि शेयर होल्डर का, उस कंपनी का शेयर होल्डर या 50% या इससे ज़्यादा के शेयर उस कंपनी में हो, तो वो जो है वो भी एसोसिएट कहलाता है, और कंपनीज भी उसमें आ जाती हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये अगर ये लोग आपको कोई भी इस तरह की बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं, परक्विजिट प्रोवाइड करते हैं, तो वो आपकी सैलरी में काउंट होगा बाय अ पास्ट एम्प्लॉयर और प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर, ठीक है। ये बात भी हो गई, ठीक है, ये ऊपर डिस्कस भी हो चुका है कि आप पहले आपका कोई पुराना वो है, आपको वो कोई परक्विजिट दे रहा है, ठीक है, या जो फ्यूचर में जो है आपने कोई अमाउंट ले ली है कि जी मैं तो मेरी तो डिमांड बड़ी है, और वो आपको आपको कोई एम्प्लॉयर कहता है आओ आप हमारे पास काम करो, हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करो, और वो कहता है कि हाँ जी मैं तब कॉन्ट्रैक्ट साइन करूँगा जब आप मुझे 50 लाख रुपया दोगे, मैं तब साइन करूँगा, क्योंकि भाई मेरी डिमांड है, मैं ये चीज़ आपसे डिमांड कर रहा हूँ, मैं अगर आप नहीं ले रहे तो मुझे और भी बड़े लोग ऑफर करते हैं, तो फिर उसको जो इससे जो वो मिलती है, अमाउंट मिलती है, प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर जो आपका होता है वो आपको जो अमाउंट देता है, जो कि अभी मैंने एग्जांपल दी 50 लाख की, तो वो जो 50 लाख की अमाउंट है वो अभी आपकी सैलरी में काउंट होगी, ठीक है, आपको छोड़ नहीं रहे, इन चीज़ों को याद रखना है। जितने भी फायदे आपके एम्प्लॉयर आपको देगा वो तकरीबन तकरीबन 99% जो है वो सारे क्या हैं, वो आपकी सैलरी में शामिल होंगे, और आपकी सैलरी की अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी, यानी आपकी टैक्सेबल इनकम ज़्यादा हो जाएगी, और उस पर जो है इनको टैक्स पर ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेट होगा, ठीक है। फिर कहता है टू द एम्प्लॉय और टू एन एसोसिएट ऑफ एम्प्लॉयर और थर्ड पार्टी अंडर एन एग्रीमेंट विद द एम्प्लॉय और एन एसोसिएट ऑफ द एम्प्लॉय। हाँ, समटाइम ऐसा भी हो सकता है कि आपका एम्प्लॉयर कहता है कि हमारी जो है जो सर्विसेज हैं या जो चीज़ें हैं वो हमने इस पार्टी के साथ ये इस कंपनी के साथ या कोई थर्ड पार्टी उसके साथ हमने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, आप जो है ये आपको सारे की सारी वो प्रोवाइड करेंगे, तो वो जितने भी परक्विजिट आपको प्रोवाइड करेगी वो थर्ड पार्टी, वो भी आपकी सैलरी में शामिल होगा और टैक्सेबल होगा, ठीक है। अच्छा जी, फिर कहते हैं एन एम्प्लॉय हु हैज रिसीव्ड एन अमाउंट रेफर्ड टू इन सब क्लास 3 ऑफ क्लास E of subsection 2 in a tax year may by notice in writing to the commissioner elect for the amount to be taxed at the rate computed in accordance with the following formula, ठीक है। यहाँ हमने देखा था सबसेक्शन 2 का जो है क्लास 3, वो जिसमें ये चीज़ था कि अगर आपने मतलब आपको गोल्डन हैंडशेक वाली बात कर रहे हैं यहाँ पे, अगर आपको लमसम अमाउंट मिल रही है तो उसकी टैक्स ट्रीटमेंट कैसे होगी, तो वो हम यहाँ पे देखेंगे।
लेकिन वहाँ पे जाने से पहले यहाँ पे एक एमसीक्यूज भी बन सकता है कि डे बाय एन एम्प्लॉय हु रिसीव्ड एन अमाउंट रेफर्ड इन, ये सारा कुछ ठीक है, बाय नोटिस इन राइटिंग टू डैश elect फॉर द टू डैश फॉर द अमाउंट टू बी टैक्स एट द रेट ऑफ इन अकॉर्डेंस विद द फार्मूला। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि वो किसको ये बात ये नोटिस इन राइटिंग किसको लिखेगा, टू द कमिश्नर को। ठीक है, ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। एंड फिर कहता है आपको वो जो अमाउंट मिल गई है उसकी जो है टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगी, तो उसके लिए ये एक फार्मूला है, ए डिवाइडेड बाय बी परसेंट। ठीक है, वो कहता है ए इज द टोटल टैक्स पेड आर पेएबल बाय द एम्प्लॉई on the employee's total taxable income for the 3 preceding years। ठीक है, वो आपके जो पिछले 3 सालों के जो टोटल टैक्सेबल इनकम थी, ठीक है, उनको आपने ए वो उस फार्मूले में ये है 3 सालों की इनकम को आपने प्लस करना है, वो ए है, और डिवाइडेड बाय बी इज द एम्प्लॉइज टोटल टैक्सेबल इनकम फॉर 3 प्रीसीडिंग ईयर। ए क्या था, 3 प्रीसीडिंग ईयर का टोटल इनकम, और फिर 3 प्रीसीडिंग ईयर पे आपने बी वो है जो उस पर आपने टैक्स दिया था 3 सालों में, उनको प्लस करके, तो उससे जो अमाउंट आएगी वो अमाउंट जो है फिर आपके उस अमाउंट पे लगेगी, क्योंकि ये इतनी बड़ी अमाउंट है। ठीक है, और इस पर अगर आप नॉर्मल हिसाब से टैक्स लगाएंगे तो ये क्या होगा, ये फिर बहुत ज़्यादा टैक्स बनेगा, और इससे एक तो उसकी जॉब लॉस हो गई, उसको वो नुकसान, और उल्टा आप उसको जो बेनिफिट मिल रहा है उसको भी आप डबल वो कर रहे हैं। तो यहाँ पे वो एम्प्लॉय को थोड़ा सा प्रोटेक्शन दी हुई है कि आप जो है इस कमिश्नर को लिखें इन राइटिंग में, और वो आपका जो है टैक्स जो है वो इस तरह से कैलकुलेट करे और वो आपको अलाउ करे। तो जहाँ से जो अमाउंट बनेगी फिर आपको वो इस हिसाब से वो टैक्स आपको देना होगा उस गोल्डन शेक या एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेशन के जो आपको लमसम अमाउंट मिली थी उस पे। ठीक है, अच्छा जी, वेयर एनी अमाउंट चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी इज पेड टू एन एम्प्लॉय इन एरियर। ठीक है, ऐसी अमाउंट जो कि चार्जेबल एनी अमाउंट चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी इज पेड। हाँ, वो अगर सैलरी के हेड में आ रही थी और वो आपको लेट मिली है, वो मिसाल के तौर पे आपको इस महीने में मिलनी थी लेकिन वो आपको, या वो जो है आपको जनवरी में मिलनी थी वो जाके आपको अब मिल रही है। ठीक है, तो कहता है उसकी ट्रीटमेंट क्या होगी, एज अ रिजल्ट the employee is chargeable at higher rate of tax than would have been applicable if the amount had been paid to the employee in the tax year in which the services were rendered. The employee may by notice in writing to commissioner elect for the amount to be taxed at the rates of the tax that would have been applicable if the salary had been paid to the employee in a tax year in which the services were rendered। ठीक है, इसमें यहाँ पे दो बातें कर रहे हैं। एज अ रिजल्ट द एम्प्लॉई इज चार्जेबल एट हायर रेट्स ऑफ टैक्स देन वुड बी हैव बीन एप्लीकेबल इफ द अमाउंट हैड बीन पेड टू द एम्प्लॉई इन अ टैक्स ईयर इन व्हिच द सर्विसेज वर रेंडर्ड। वो कहता है अगर आपको जनवरी मतलब प्रीवियस कोई सैलरी जो कि आपकी बकाया जात थी, जो आपको किसी वजह से आपके एम्प्लॉयर नहीं दे सका उस टाइम पे, और उसने वो आपको अब दी है, तो और अब जो है रेट ऑफ टैक्स जो है इस इधर ज़्यादा है, ठीक है, तब कम था, तो आप कमिश्नर इन राइटिंग जो कमिश्नर इलेक्ट है आप उसको इन राइटिंग में लिख सकते हो कि काइंडली मैं ये वाली सैलरी मेरी इस साल की नहीं है या इस मंथ की नहीं है, सॉरी वो इस साल की नहीं है, तो आप जो है ऐसा करें कि इसको जो है मेरे जो है वो जिस साल की थी उसमें जो टैक्स रेट चल रहा था उस हिसाब से इसको इस पे टैक्स लगाएं। ठीक है, जिस साल उसने वो सर्विसेज वहाँ पे दिए थे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपको जो है पुराना टैक्स रेट लगेगा जो कि कम होगा और आपको फ़ायदा होगा। फिर क्या कहता है, एन इलेक्शन अंडर सबसेक्शन 6 or 7 shall be made by the due date for furnishing the employee returns of income or employer certificate as the case may be for the tax year in which the amount was received or
by which the later by such later date as the commissioner may allow। ठीक है, हाँ वो कहता है ये जो ऊपर हमने दो सेक्शन देखे, सेक्शन 6 और सेक्शन ये 6, ठीक है, ये कौन सा था, वो जो कह रहा था कि पिछले सालों में वो लमसम अमाउंट जो है वो इस हिसाब से ना ली जाए, बल्कि ये जो फार्मूला है इस हिसाब से ली जाए। एक ये वाला केस और एक जो है ये सेक्शन 7, सब सेक्शन 7 सॉरी, इसमें जो है ये जो कि आपको आपकी सैलरी आपने सर्विसेज तो दे दिए लेकिन सैलरी नहीं मिली थी, जो कि आपको अब मिल रही है, और उस पर आपने कमिश्नर को इन राइटिंग में लिख दिया कि काइंडली हमें जो है इस साल के हिसाब से ना ट्रीट किया जाए, बल्कि जिस साल हमने सर्विसेज दिए थे उस साल के हिसाब से जो टैक्स रेट चल रहा था उस रेट पे हमें टैक्स किया जाए। तो वो कह रहा है इसमें क्या होगा, ये अब 8 पॉइंट को हम देख रहे हैं। इन इलेक्शन अंडर सबसेक्शन 6 और 7, अभी ये समझ आ गई होगी आपको, shall be made by the due date for the furnishing the employee's return of the income or employer certificate as the case may be for the tax year in which the amount was received or by such later date as the commissioner may allow। ठीक है, या तो वो जो ड्यू डेट होगी आपने अपनी रिटर्न जो है इन दोनों केसेस में उसके अंदर अंदर जमा करनी है, लेकिन अगर आपने कमिश्नर को इन राइटिंग में लिख दिया है और उस पर टाइम लग रहा है और आपसे ड्यू डेट गुजर रही है, तो फिर जो कमिश्नर ने अगर उसमें आपकी डेट की ड्यू डेट की एक्सटेंशन की हुई है, जो आपको उसने कह दिया है कि आप इस पर बेशक जमा करवा लें, और उसमें अगर डेट आगे पीछे उसने बताई है उस नोटिस में, तो आप फिर वो नोटिस में जो डेट होगी वो आपकी ड्यू डेट होगी रिटर्न जमा करने की। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अच्छा, तो यहाँ तक तो जो है हमारा जो है सेक्शन नंबर 12 सैलरी कंप्लीट हो गया, लेकिन इसमें कुछ एडिशनल चीज़ें भी मैं आपको बताता चलूँ आपके कंसेप्ट के लिए। जो है सैलरी जो है ये ओनली रिसीव बेसिस पे ही टैक्सेबल है। ठीक है, सैलरी के लिए जो है ना, आप अगर इसको टैक्स करवा रहे हो ना, तो इसके लिए 4 मेन पॉइंट्स हैं, वो जो है आपने जहन में रखने हैं। एक्चुअली रिसीव, ठीक है, सैलरी अगर आपको एक्चुअली रिसीव हो गई तो वो क्या कंसिडर, फिर जो है आप उसको टैक्सेबल करवाओगे। ठीक है, फिर आप उस पर टैक्स दोगे। अगर आपको सैलरी रिसीव नहीं हुई, बेशक आपने काम कर लिया है, 2-3 महीनों से आप काम कर रहे हो, लेकिन अगर आपको सैलरी नहीं मिली तो क्या होगा, वो टैक्सेबल नहीं होगी। पहला पॉइंट एक्चुअली रिसीव्ड। दूसरा मेड अवेलेबल, अगर आपके एम्प्लॉय ने आपको एम्प्लॉयर ने आपको मेड अवेलेबल कर दी है, ठीक है, तो भी उसको कंसिडर कर लिया जाएगा कि हाँ जी आपको सैलरी मिल गई है। मिसाल के तौर पे उसने आपके नाम आपको कोई चेक वगैरह दे दिया या कुछ इस तरह से किसी और इंस्ट्रूमेंट के थ्रू आपको मेड अवेलेबल कर दी है, ठीक है, तो फिर क्या होगा, वो भी मतलब रिसीव्ड कंसिडर की जाएगी और टैक्सेबल होगी। कहते हैं इंस्ट्रक्शन ऑन कोर्ट ऑर्डर, ठीक है, अगर कोर्ट ने किसी ऑर्डर कर दिया तो भी वो भी जिस डेट का उसने ऑर्डर कर दिया तो उस डेट के बाद आपको जो वो है क्या होगी, आपकी सैलरी मेड अवेलेबल होगी या एक्चुअली रिसीव में आएगी, और वो क्या होगी, टैक्सेबल कंसिडर की जाएगी। फिर क्या है, 4th पॉइंट, लास्ट पॉइंट, अप्लाइड ऑन बिहाफ ऑफ एन एम्प्लॉई। ठीक है, अगर आपने किसी एम्प्लॉई के बिहाफ पे अप्लाई किया है तो वो भी क्या होगा, इसी में सैलरी में आएगा। जैसे इसकी एग्जांपल मैं आपको प्रोविडेंट फंड की दे सकता हूँ। ठीक है, और इसके अलावा एक एडिशनल और बात, देयर मस्ट बी एम्प्लॉई एंड एम्प्लॉयर रिलेशनशिप लाइक टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये बात मैंने स्टार्ट में भी कह चुका था कि हमारी जो वो है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयमेंट के दरमियान ये चीज़, इस चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है कि आपके दरमियान एक रिलेशनशिप हो, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट का, एम्प्लॉई और एम्प्लॉयमेंट का। और इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा। आज का जो लेक्चर था वो यहीं पे ख़त्म कर देते हैं, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कमेंट और शेयर भी कर दीजिएगा, और ज़रूर बताइएगा कि आपको
लेक्चर कैसा लगा, और जो चीज़ समझ नहीं आई तो क्वेश्चन में पूछिएगा। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम आपके जितने भी क्वेश्चन है उसको एज सून एज पॉसिबल रिप्लाई कर सकें। थैंक यू।